हेलो डियर फ्रेंड, आज हम कक्षा 6 के विषय अतीत से वर्तमान अर्थात इतिहास का चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं। उससे पहले वाला अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप कक्षा 6 के विषय अतीत से वर्तमान अर्थात इतिहास के प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो आइए हम इसको अध्याय 3 को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें बोल रहा है अध्याय 3 में हमको पढ़ना है क्या। इसमें बोल रहा है प्रारंभिक जीवन। तो अध्याय 3 को स्टार्ट करते हैं। देखिए, रितेश और प्रकाश आपस में बात कर रहे थे। मतलब दो लड़का था जो आपस में बात कर रहे। रितेश बोलता है प्रकाश से, रितेश प्रकाश ये बताओ कि मानव इस धरती पर कैसे आया था। हम पहले बता चुके हैं, मानव जो आया था सबसे पहले धरती पर कहाँ आया था? अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महादेश में आया था। उसी से सभी जगह मतलब पहुँचा था। उसके बाद प्रकाश बोलता है, मेरे पापा मम्मी कहते हैं कि हम सभी ईश्वर की संतान है और उन्हीं ने हमें धरती पर भेजा है। रितेश बोलता है, लेकिन मैंने तो कल के अखबार में पढ़ा है कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम समुद्र में हुई थी, फिर छोटे जीव से बड़े जीव का विकास हुआ जिसमें मानव भी है। प्रकाश बोलता है, तब हमारे पूर्वज कौन थे? एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज। कौन थे? आप देखने में कैसे लगते थे और मानव का आरंभिक जीवन कैसा था? इसको बारे में जानेंगे। दोस्तों, यहाँ पे एक्स्ट्रा आवाज़ अगर आ रहा है तो उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, यहाँ पे बोला, मनुष्य जिस तरह से आज रहता है उससे तो यह परिचित है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि हमारे पूर्वज हजारों वर्ष पहले कैसे रहते थे? उस समय दुनिया भर में कहीं भी खेती नहीं होती थी, ना ही कहीं गांव थे, ना शहर थे। आज से लगभग 150 साल पहले तक लोग का मानना था कि पृथ्वी पर आरंभ से ही जीवन था। पेड़ पौधे और मनुष्य को बनाने वाले ईश्वर था। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इस बात की खोज की कि पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति हुई और उसका स्वरूप धीरे धीरे बदलता रहा। कहा जाता है कि मनुष्य जिस रूप में आज हैं वह लाखों वर्षों का क्रमबद्ध विकास का परिणाम है। मतलब जो पहले था उससे बहुत विकास होने के बाद अभी ये वर्तमान हम लोग को मनुष्य इस तरह दिख रहा है। और आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? जो हजारों साल पहले जो लोग रहते थे उनके बारे में हम ठीक तो नहीं जानते हैं, लेकिन उस समय के बची हुई चीज़ों को देखकर अपनी सूझबूझ से कुछ अनुमान जरूर कर सकते हैं। इस काम में पुरातत्व द्वारा उस समय के लोगों के द्वारा प्रयोग में लाए मतलब पुरातत्विक उसको बोलता है, इसको बोलता है आर्केनोलॉजी। इसके लिए तहत अध्ययन किया था। आर्केनोलॉजी के तहत मतलब पुरातत्विक जो अवशेष बताया जाता है उससे पता कर सकता है कि कितना वो पुराना है, उस समय का मतलब कैसा वेशभूषा था उस समय के सटीक जानकारी के लिए। तो इसी में अध्ययन किया जाता है आर्केनोलॉजी के तहत। ये बोल रहे हैं, जाने वाले औजारों मतलब वहाँ पे औजार था उससे जैसे पत्थरों से बनाई जाती थी आकृतियों क्या थी कलाकृतियों एवं उसके निवास स्थानों का जो पता लगाया गया है वह सहायक है। इस विषय में आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। उस समय के लोग की जीवन शैली को जानने के लिए आज भी उसी माहौल में रह रहे शिकारी समाज के लोगों का विद्वानों ने अध्ययन किया। आज भी दुनिया के कई जगहों पर शिकारी समाज के लोग रहते हैं। भारत में केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा झारखंड आदि प्रदेश में ऐसे लोग रहते हैं। देखिए, अब पूछना है भारत में प्रारंभिक मानव कहाँ रहते थे, इसको जानना है। देखिए, भारत में
पुरातत्ववेताओं को अतीत की कई मानव बस्तियां मिली हैं। अतीत मतलब होता है बीता हुआ समय, मतलब इतिहास एक तरह से बोल सकते हैं। दिए गए मानचित्र में त्रिकोण वाले स्थान वही हैं। इन सभी स्थानों से शिकारी मानव के कई निशान मिले, जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है छोटा सा बिंदा, ये सब दिखाया गया है। जैसे कि पत्थर के औजार और गुफा। कंदराव मतलब गुफा होता है, इसको ही ध्यान में। गुफा पर बने चित्र और जानवरों तथा लोगों की हड्डियां गुफा ही उसका बसेरा था, मतलब वो बसता था। मध्य प्रदेश में भीमबेटका में सबसे अधिक इसका अवशेष मिला है। ये बुढ़नी, पंचमढ़ी, भेंडा घाट, ये सब और महेश्वर उन स्थानों के उदाहरण हैं जहाँ पे ये अवशेष मिला था। स्थानों का उदाहरण है। कई पुरातत्व स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए जाते हैं। देखिए, नदियों और झीलों के किनारे पाने का एक कारण है क्योंकि मानव को पानी की आवश्यकता मतलब बहुत ज़्यादा होता है। वो पानी के बिना ज़्यादा देर तक जी नहीं सकता, इसलिए ज़्यादातर सभ्यता इंडियन सिविलाइजेशन हो गया या मिस्र का मेसोपोटामिया, ये सब सभ्यता हो गया, तो वहाँ पे ज़्यादातर पानी के नदी किनारे ही बसा है क्योंकि पानी के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा और ज़्यादातर मिनिमम खेती भी हो सकता है और जो भी आवश्यकता होता है सब पूरा हो सकता है। इसीलिए ज़्यादातर कोई भी सभ्यता अगर विकसित हुआ है तो नदी के किनारे, उसी के तहत व्यापार भी रहता है, ट्रेडिंग भी। दुनिया में जगह जगह वे लोग जंगलों में 20-30 लोगों के छोटे छोटे झुंड में रहा करते थे। जंगल में हिरन, भैंस, शेर, खरगोश आदि जानवरों का शिकार करते थे। नदियों एवं तालाबों में मछली पकड़ते थे। मधुमक्खी के छत्ते से शहद भी इकट्ठा करते थे। वे जंगली पेड़ों के फल तोड़ लाते और पौधों की मीठी जड़ें और कंद मूल जैसे आलू, शकरकंद, जैसे आलू क्या है, कंद है, शकरकंद जैसे खोद लाते थे और अपना जीवन यापन करता। और जंगलों में अपने आप उगे जंगली अनाज को काट लाते हुए ज़्यादातर कंद, फल आदि खाते, साथ ही थोड़ा बहुत मांस भी। मांस उनका मुख्य भोजन नहीं था क्योंकि उन लोगों के जैसे औजार मिले हैं उससे बड़ी संख्या में जंगली जानवरों का शिकार करना बहुत कठिन रहा होगा। दूसरे जानवर उससे ज़्यादा शक्तिशाली और तेज दौड़ते थे क्योंकि उस समय उतना सटीक हथियार नहीं होता था जो अच्छा से शिकार कर सकता था। जैसे यहाँ पे ये दिखा रहे हैं फोटो में, जैसे उन लोगों का जैसे गुफा सब में ये रहता है। यहाँ पे देखिए ये गुफा है, ये सब दिखाया गया है उसमें। नेक्स्ट है आरंभिक मानव को पहचानने की चीज़ों भी जानवरों और पेड़ों से ही मिलती थी। जो जानवरों की खाल साफ करके पहनते थे या पेड़ की पत्तियां और छाल से शरीर ढक लेते थे, वे या तो पहाड़ी गुफाओं में रहते या पेड़ की डालियों और पत्ते से छोटी छोटी झोपड़ियां खड़ी कर लेते थे। वे लोग आग जलाना जान गए थे। उनके घरों में चूल्हे मिले, उससे पता चलता है कि वे नियमित रूप से आग का इस्तेमाल करते थे। लोगों के झुंड में महिला और बच्चे भी रहते थे। पुरुष शिकार के लिए जाते जबकि महिला कंद मूल, फल एवं अन्य जंगली अनाज इकट्ठा करती थी। समूह के लोग बच्चे का खास ख्याल रखते थे। अब देखिए इसमें आता है बांट कर खाना। देखिए इसमें आरंभिक लोग साथ साथ शिकार करते थे क्योंकि अकेले जानवरों का मारना कठिन होता था। भोजन लोगों द्वारा समूह में ही इकट्ठा किया जाता था, उसे सब लोग मिल बांट कर खाते थे। यह बहुत ज़रूरी था क्योंकि जंगल में क्या मिलेगा इसका पक्का भरोसा तो होता नहीं था। उस समय लोगों को कई समूह अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे। उनके बीच शिकार और भोजन की प्राप्ति को लेकर छोटी छोटी लड़ाइयाँ भी होती थी। कुल मिलाकर उस समय के लोग जीवन
बहुत ही आराम से बीतता होगा। मुख्य काम भोजन का इकट्ठा करना था। ये जंगल से प्राप्त हो जाता था, इसलिए उन्हें बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता था। अब देखिए नेक्स्ट है आरंभिक मानव के जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष इधर उधर घूमना। मतलब एक जगह नहीं रहता था, क्योंकि भोजन की तलाश में वो इधर उधर जाते थे। एक समूह में रहने वाले आरंभिक मानव एक सीमित क्षेत्र के भीतर घूमते फिरते रहते थे। यह दायरा उनके निवास स्थान के चारों दिशाओं में होता था। ये लोग छोटे छोटे समूहों में बंटकर चारों दिशाओं में जाते थे। इसके पीछे एक निश्चित वजह होती थी, जैसे कि एक खास क्षेत्र में फलों पौधे और जानवरों की संख्या की उपलब्धता सीमित रहती थी, जिसे वो समाप्त कर देते थे। अतः भोजन की तलाश में वो इधर उधर घूमते थे। वे जानवरों का शिकार करने के क्रम में उनके पीछे पीछे चले जाते थे, और उन लोगों को पेड़ पौधे में फल फूल आने का मौसम पता था, इसलिए लोग उसकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार हमेशा क्षेत्रों में घूमते रहते। संभवतः आसपास के जल स्रोतों जैसे नदियां, झीलों आदि के सूख जाने के कारण भी पानी के तलाश में इधर उधर जाते होंगे। वे लोग अपनी यात्रा पैदल ही किया करते थे। आरंभिक जीवन के औजार मतलब जो उस समय का जब बनाया गया था पत्थर से। देखिए यहाँ पे आरंभिक मानव के औजार जिससे वो शिकार करता है, जैसे ये सब पत्थर का बनाया जाता है। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, इसीलिए बोला था उसको पाषाण काल, क्योंकि उस समय क्या होता है पत्थर का उपयोग से ये हथियार बनाया जाता है। शिकारी मानव के पास कैसे कैसे हथियार हुआ औजार थे, जरा सोचे। उस समय लोहे तांबा जैसी धातुओं के बारे में लोगों को पता नहीं था, अतः उन लोगों ने आसपास जो मिलता था वह था पत्थर, लकड़ी, जानवरों के सींग और हड्डी। इन्हीं को नुकीले बनाकर वे औजार बनाते थे। वे पत्थर के टुकड़ों को घिसकर नुकीली और धारदार बना देते थे। साथ ही वो आकार में भी हाथ से पकड़ने के लायक औजारों को बनाते थे। धीरे धीरे वह इस कला में माहिर हो गया, मतलब बनाने की कला में हो गए, और पत्थर के बारीक औजार बनाने लगे। वे पत्थर के छोटे और बारीक टुकड़ों को किसी लकड़ी के हत्थे पर लगा कर तेज औजार का काम लेते थे। उस समय औजार बनाने के लिए अलग से कोई भी कारीगर नहीं था। समूह के सब लोग औजार बनाया करते थे। पत्थर और लकड़ी के औजारों का प्रयोग शिकार करने में था। पेड़ों को काटने या उसकी छाल छीलने, जानवरों की खाल उतारकर पहनने लायक बनाने इत्यादि कामों में करते थे। वे लकड़ी, सीप, हड्डी, हाथी दांत आदि की मालाएं भी बनाते थे। चित्र और नाच। शिकारी लोग गुफा के अंदर दीवारों पर रंगीन चित्र भी बनाया करते थे। वे रंगीन पत्थरों पर घिसकर रंग तैयार करते थे और बांस के ब्रश से चट्टानों पर चित्र बनाते थे। उन्हें लोगों द्वारा बनाए गए चित्र भीमबेटका गुफाओं में पाया जाता है। अभी मध्य प्रदेश में जाकर देख सकते हैं, बहुत सा बना है। चित्र में ज़्यादातर पशु जैसे बैल, गाय, भैंस, हिरण इत्यादि के चित्रों को बनाने के अलावा उनके जीवन में एक और महत्वपूर्ण चीज़ नाच था। वे सब मिलकर देर तक नाचते थे। ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब ये जो दिया हुआ है पैसरा, ये कहाँ है? पैसरा बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया था। यहाँ आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं। यहाँ से यूरोप, फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानव के औजारों की तरह औजार मिले हैं। पैसरा संभवतः आवास और निर्माण स्थल था। पैसरा क्या था? आवास और संभवतः आवास होता था
और निर्माण स्थल, मतलब यहाँ पर रहने का जगह था और निर्माण भी होता था। यहाँ सब भी देख लीजिए, सब औजार ही ये बनाए पत्थर का है सब, ये पाषाण काल में बना। जिस काल का मानव के बारे में आपने ऊपर पढ़ा है उसके जीवन में पत्थर का स्थान सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि पत्थर से ही सब औजार बनाया जाता था। आपने देखा कि पत्थर की गुफा उसके औजार उसी के आभूषण का प्रयोग करते थे। आभूषण मतलब गहना होता है। इस काल में पुरातत्वविदों ने पाषाण अर्थात पाषाण मतलब क्या था, पत्थर, इसलिए इस काल को पाषाण काल का नाम दिया था। अब आपको समझ में आया पाषाण काल क्या था। पत्थर के अधिक उपलब्धता मतलब उपयोगी के कारण उसको क्या बोला था, पाषाण काल बोला था। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे औजार को नेक्स्ट क्या, औजारों बनाने के तरीके में और जीवन शैली में आए परिवर्तन से जो प्रमाण मिले हैं उस आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया है। आरंभिक चरण को पूरा पाषाण काल में, जिसमें आग का आविष्कार हुआ था, लगभग 20 लाख साल से 14,000 साल पहले तक कहते हैं। इस समय लोग शिकार और भोजन संग्राहक होते, मतलब शिकार करता था, भोजन के लिए तैयार संग्रह करता मतलब इकट्ठा करता के रूप में अपना जीवन बिताते थे। आग का आविष्कार एवं अस्थायी आवास इसी काल में उन्होंने शुरू किया। आग का आविष्कार हो गया था अस्थायी मतलब आवास में। इस काल में पर्यावरणीय बदलाव आए और वातावरण में गर्मी बढ़ी, जिसके कारण गेहूँ, जौ, मड़ुआ जैसे अनाज स्वयं उग आए तथा कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। घास पर आश्रित शाकाहारी जानवरों की संख्या इस वजह से बढ़ने लगी। इस समय लोगों द्वारा पत्थरों के और अच्छे औजार बनाए गए, जिसे लकड़ी पर लगाकर इस्तेमाल किया जाने लगा। इस परिवर्तनों के आधार पर इस काल में को मध्य पाषाण काल कहा गया। लगभग 14,000 साल से 8,000 साल पहले पाषाण काल, एक पूरा पाषाण काल था 30,000 से 14,000। उसके बाद आया मध्य पाषाण काल, उसके बाद आएगा नव पाषाण काल, जिसका मध्य पाषाण काल कब से कब तक था, 14,000 से 8,000 के बीच का था। पाषाण काल के अंतिम चरण को नव पाषाण काल, नव मतलब नया पाषाण काल का। इस युग में मानव जीवन, उनके रहन सहन तथा कला कौशल में बड़ा बदलाव आया, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, बदलाव आया। आप इसके विषय में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इस काल लगभग 8,000 से 3,000 साल तक चला था, नव पाषाण काल। दोस्तों यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, तो अब इसका जो क्वेश्चन आंसर है नेक्स्ट वीडियो में इसमें नीचे प्रोवाइड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।